नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा करके एक बार जरूर देख लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो किनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ? पद्माबाई रनाडे की प्रेरणा से, या एनी बेसेंट की, या सरोजिनी नायडू की, या ज्योतिबा फूले से। तो बीपीएससी ने जो है इस प्रश्न को छोड़ दिया था, इसका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा उत्तर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत जो है रमाबाई रनाडे रही है, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संस्था का स्थापना की थी। और ये विकल्प ए में जो है रमाबाई का नाम होता तो यही उत्तर होता, लेकिन यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोक हितवादी सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही का संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज और यंग इंडिया, लोक हितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवन सभा के लिए जो है सही विकल्प क्या है? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया, लोक हितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज का जो है ज्योतिबा फूले ने किया है, और रहनुमाई मजदेवन सभा के लिए जो है नरौजी फुरदोंजी ने किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए इसका थोड़ा फैक्ट देख लिया जाए। क्या कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज की जो है स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा जो है प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे यंग इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। और महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में जो है प्रख्यात थे। और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। और 1851 में नरौजी फुरदोंजी ने अन्य जो है पारसी साथियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। और इस प्रकार विकल्प भी सही है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि नाई यानी कि धोबी बंद जो है सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो कि 1919 में क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद, समझे। और वर्ष 1919 ईस्वी में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर जो है सामने आया। और प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में जो है नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। और झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही आंदोलन का नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु इसे और जो है मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में भी उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। किसमें? तो बाबा रामचंद्र में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि पंजाब भूमि जो है हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण जो है अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। इसको ध्यान रखिए, कब पारित किया गया था? तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे जो है कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होने का समाप्त हो गया। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के जो है एक्का आंदोलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो एक्का आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि एक आंदोलन जो कि 1921 से 22 तक जो है नेतृत्व पिछड़ी जो है जाति के मदारी पासी ने किया था। एक्का आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया 1921 से 22 में। और इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य जो है केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य जो है शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर के था। लेकिन किसानों ने जो है 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था किसानों से, तो जिम्मेदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। और एक्का आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों
में विश्वास कम था और फलस्वरूप जो है राष्ट्रवादी नेता किसान आंदोलन से जो है अलग थलग पड़ गए और आंदोलन से दूसरी राह पकड़ ली। और इस आंदोलन में सरकार और को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद के रूप में जो है रूपांतरण किया जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगान का नगद में परिवर्तन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी सहजानंद का संबंध क्या चीज़ से था? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार के किसान आंदोलन के नेता थे, इसको ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके अनुसार इनके जो है कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो है जिम्मेदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना हक दिलाना था और किसानों के प्रति जो है इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। इसको ध्यान रखिएगा। किसान प्राण किसे कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार के जाति आंदोलन से संबंधित है या किसान आंदोलन से संबंधित है या मजदूर आंदोलन से या जनजाति आंदोलन से? तो स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद जो है किसान आंदोलन से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? किसान आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे कौन? राजेंद्र प्रसाद या सी.आर. दास या मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह? तो किसानों के साथ जुड़े थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसको ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार में जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वे सितंबर 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम जो सरकार थी उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है कौन दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। और वारेन हेस्टिंग्स जो है इन्हें मैसूर के मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ जो है बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। और इस समय जो है कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य, जिसको बफर स्टेट बोला जाता है, बनाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन इसका जो है उद्देश्य जो है केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय यह भव्य मुख्यतः जो है अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त का संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए। और इस प्रकार जो है अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। और वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासत के साथ जो है संबंधों में जो है परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय किसानों को जो है अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय किसानों को जो है अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति जो है प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन है जरा इसको हम लोग देख लेंगे। पहला क्या कहा जा रहा है कि कंपनी का जो है भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष जो कि 1740 से 1765 तक चला। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक चला। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है 1813 से लेकर के 1857 तक चला। और अधीनस्थ संघ की नीति जो है 1858 से लेकर के 1935 ईस्वी तक चला था। और बाबर के संघ की नीति जो है 1935 से लेकर के 47 तक चला था। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, यानी कि डुअल गवर्नमेंट को जो है समाप्त करने का काम किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। इससे जरा फैक्ट देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खान बंगाल के थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और राजा सिताब राय को पदच्युत किया। राजा सिताब राय कहाँ देख रहे थे? तो बिहार देख रहे थे। द्वैध शासन जिसकी जो है शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है,
ठीक है। और वे मानी जाती है कि अंतर्गत कंपनी दीवानी जो है अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास ही होता था और क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो लॉर्ड वेलेजली का जो सहायक संधि था उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव दूत था। इसको ध्यान रखिए, कौन था, पेशवा बाजीराव दूत था। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। कौन, वेलेजली ने। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह सनई सनई विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी और अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई और प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई और इस कंपनी के निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन जो दे दिया गया। और सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाले राजा थे हैदराबाद के, कब, 1798 से लेकर 80 में, 1800 में, और मैसूर जो है 1799 में, तंजौर जो है 1799 में, अवध जो है 1801 में है, पेशवा जो है 1802 में, और बराड़ के भोंसले जो है 1803 में, और सिंधिया जो है 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी और बूंदी तथा भरतपुर दौलत राव और सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था और उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा एवं सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। तो उसके भाई को आक्रमण मार दीजिएगा तो क्या करेगा वो, तो परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर जो है बसीन में शरण लिया। कहा, बाजीराव द्वितीय वहां से भाग गए और बसीन में जाकर शरण ले लिए और 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेज ने बसीन की संधि की। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बसीन की संधि कौन की, तो अंग्रेज ने की 1802 में। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठे द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को जो भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो 1877 में नियुक्त किया गया। इसको ध्यान रखिए, कब नियुक्त किया गया, 1877 में नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश सांसद ने जो है एक राज उपाधि जो अधिनियम पारित किया जिससे जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि जो है से विभूषित किया गया। तो कैसर हिंद की उपाधि से जो है विभूषित किया गया महारानी विक्टोरिया को भी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड लिटन ने जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो है दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। कौन, बताइएगा, तो लॉर्ड लिटन ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसी समय जो है दक्कन में भीषण अकाल पड़ा, कब, 1870 में पड़ा था और सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया और विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे तो आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से जो है एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था तो रोम जल रहा था। तो एक पत्रकारों ने जो है इसका पत्रिका के माध्यम से लिखा कि नीरो जब बंसी बजा रहा था तो रोम जल रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि उस वक्त बहुत जो है अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था 1877 ईस्वी में, जिस वक्त उसको जो है सामग्री, भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था उस वक्त। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता किया और केटी तैलंग ने किया, या इसका ऑप्शन देखेंगे WC बनर्जी किया, तैयब जी या इनमें से एक से अधिक, तो कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता किया और केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका सही उद्देश्य जो है लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे। कौन कौन किए थे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे 15, भारत जो है संघ के संस्थापक कौन है। भारत संघ के संस्थापक कौन है, तो भारत संघ के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। इसको ध्यान रखिए, कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे।
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में करते हैं, यानी कि भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया जाता है। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे जो है कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था और इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत संघ बोला जाता है, में जो है जिम्मेदारों के साथ साथ मध्यम वर्ग को प्रधानता भी दी गई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा गया था कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के किया गया था 1876 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि ईस्वी सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? फिर वही बात, तो कौन किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, मोहन बोस के साथ मिल करके कलकत्ता में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन था? तो उससे पूर्व जो है संस्था का नाम पूछा जा रहा था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है पूर्व संस्था का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आइए इसका फैक्ट देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस, ये दोनों ने मिल करके इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में से सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिससे कांग्रेस ने पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने जो है सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों में लेकर के आंदोलन चलाया और इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ जिम्मेदारों के साथ मध्यम वर्ग के प्रधानता को भी दिया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी से डायरेक्ट है। क्या कहा जा रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था? तो इनको जो है 1874 में सिविल सेवा सर्विस से हटा दिया गया था। काहे के लिए हटा दिया गया था? देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने जो है ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुआ था। यहीं पर जो है मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में हटा दिया गया था। और ये दूसरे भारतीय थे, इसको ध्यान रखिएगा, ICS उत्तीर्ण करने वाले। और ये बांग्लादेश में इनकी नियुक्ति हुई थी, सिलहट एक जगह है वहाँ पे ये भूल किए थे, उसकी वजह से इनको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। राजनैतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनैतिक सुधारों को लेकर के जो विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। इस चीज को ध्यान रखिए। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। राजनैतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। राजनैतिक सुधार को लेकर के जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश जो है सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। और कुछ इतिहासकार जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो सोच लीजिएगा कौन थे, तो यहाँ पे तो सही उत्तर होगा क्या चीज़? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20। मद्रास महाजन सभा की, मद्रास में जो है महाजन सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन जो है लगातार 2 बार पूछ लिया, 53वीं में भी पूछ लिया और 55वीं में भी पूछ लिया है। तो मद्रास में जो है महाजन सभा की स्थापना जो 1884 में बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? ये 2 बार लगातार पूछ दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1884 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और ये भी 2 बार पूछ लिया है, 53वीं में और 55वीं में भी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 ईस्वी में। ये ह्यूम कर द्वारा किया जाता है, जो कि अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है मैंने विद्यालय था उस वक्त, वहाँ आयोजित किया गया। इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कौन रहे थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी कर रहे थे।
तो इसके प्रथम महासचिव जो ए ह्यूम थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया था कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आप लोग सब जानते हैं कब किया गया था, तो 1885 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये ए ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें जो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। तो एक क्वेश्चन से लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व यहाँ पे हो रहा है, 5 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कब स्थापना हुआ, 85 में कौन किया, तो ये ह्यूम ने किया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहाँ किया गया, तो बम्बई में किया गया, 28 दिसंबर 85 को किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, WC बनर्जी कर रहे थे। तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। फिर वही बात, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया, तो ये ह्यूम ने किया। ये ह्यूम ने किया। एलन ऑक्टेवियन इसका पूरा नाम क्या है, LN ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे आकर के। और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा महादेश का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुल दास, पुणे में उस वक्त हैजा फैल गया था, जहां स्थल को बदल दिया गया और बम्बई में ले जाया गया। कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय संघ द्वारा पहला जो है अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसी अधिवेशन में नाम बदल के कांग्रेस जोड़ दिया गया। पहले कांग्रेस नहीं था, संघ था, तो संघ हटा करके कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे, ए ह्यूम थे। अभी बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे। तो संस्थापक क्या थे, असैनिक सेवक थे, वो रिटायर थे, समझे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, छोटा सा फैक्ट देख लेंगे 26 का। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में हुआ। इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के और 21 सदस्य जो है मद्रास से और 3 बंगाल से और 7 जो है उत्तर प्रदेश से, अवध से 3 और पंजाब से शामिल हुए थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया और इसके सचिव थे ए ह्यूम। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए, तो दादा भाई नौरोजी ने किए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। पहला तो बम्बई में हुआ, दूसरा कहाँ, कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी ने कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में जो है इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 86 में भी करते हैं दादा भाई नौरोजी और 93 में लाहौर में करते हैं और 1906 में कलकत्ता में करते हैं। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी से, ठीक है। 86 में कहाँ करते हैं, दूसरा अधिवेशन करते हैं कलकत्ता में, और 1893 में करते हैं लाहौर में, और 1906 में कहाँ करते हैं, फिर कलकत्ता में करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 ईस्वी में जो है बेलगांव के अधिवेशन में किए थे। तो दिसंबर 1924 ईस्वी में बेलगांव में जो है कांग्रेस के 39वें वार्षिक जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी ने। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। और इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को जो है अनुमोदित किया गया। किस चीज़ को, तो गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। तो एग्जाम में यही बार बार पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिए, तो ये बेलगांव के अधिवेशन में कब भाग लिए थे, तो 1924 में भाग लिए थे, जो 39वें जो है अधिवेशन था ये कांग्रेस का। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन यानी कि पूछ रहा है कि भारतीय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। इसको ध्यान रखिएगा, यानी बेसेंट नहीं मार दीजिएगा। सरोजिनी नायडू जो है 1879 से लेकर 1949 ईस्वी में प्रख्यात जो है कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। तो कवित्री को भी ध्यान रखिएगा किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हिंदी में पूछ लेगा किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। और वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला, 40वें का ये ओरा अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, सरोजिनी नायडू। तो अभी तक 39वें पढ़े दादा भाई नौरोजी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और वे महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी सरोजिनी नायडू। और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। वर्ष 47 से लेकर के 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ तो होता है तो पटना में, बांकीपुर में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, 2 बार पूछ लिया है। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ है, इसलिए पूछता है। तो बांकीपुर में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में कहाँ हुआ था? बिहार में, 1912 में हुआ था। समझे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर ने किया था। आर.एन. मधोलकर ने किया था। आर.एन. जो है मधोलकर ने किया था। और इस अधिवेशन में ए ह्यूम कांग्रेस के पिता कहा गया। तो कांग्रेस के पिता जो है किसको कहा गया? तो ए ह्यूम को कहा गया। किस अधिवेशन में कहा गया? तो 27वां अधिवेशन में कहा गया। कहाँ हुआ? तो बिहार में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो कि 27वां अधिवेशन था 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर.एन. मधोलकर कर रहे थे। आर.एन. मधोलकर कर रहे थे। आर.एन. मधोलकर कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 31। पुस्तक पॉवर्टी एंड जो है एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा? तो ये पुस्तक जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कौन बात बोला था? तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था यह आंदोलन, और नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो कौन बोला? सर सैयद अहमद जी ने बोले थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन बोले थे? तो सर सैयद अहमद ने बोले थे। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यानी कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रोइक एसोसिएशन बनाई, जिसका जो है स्पष्ट कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये बात कौन बोले हैं? तो सर सैयद अहमद खान बोले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने बोला है और इन्होंने एक राजभक्त सभा का आयोजन भी किया, बनाया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहा जा रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते ही होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका जो है सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये बात जो है कौन बोला था? तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्जन ने बोला है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा भारत में रहेगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा। बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे कुछ फैक्ट है, जरा देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है फैक्ट? कि अंग्रेज शासक यह समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमजोर है। जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे जो है खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। और वर्ष 1900 में जो है कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है। कब कहा था? तो 1900 में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी
इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका जो है सहायक बनूं। और वर्ष 1903 में जो है उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो मद्रास के जो गवर्नर थे तो उसको एक पत्र लिखे थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन बोला था कि मैं जो है कांग्रेस को नपुंसक बना दूं? तो कर्जन बोला था। और कर्जन ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। तो कांग्रेस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष से जो है कर्जन प्रतिनिधि जो मंडल जो होते हैं उससे मिलने से इनकार कर दिया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, किसके काल में? तो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। और राय बहादुर और खान बहादुर तो लॉर्ड लिटन के ही काल में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है कि अधिकतर जो है नरमपंथी नेता क्या थे? तो अधिकतर नरम जो पंथी नेता थे वे क्या थे? तो ये शहरी से थे। नरमपंथी नेता कहाँ से थे? शहरी से थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उदारवादी या राजनीतिक जो है उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में जो है अधिकांश नरमपंथी नेता या था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बादशाह, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध रखते थे। और इस काल में कांग्रेस पर जो है समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए जो है आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में जो है आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने जो स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें जो है व्यक्त करे और उनके उपचार का प्रयत्न करे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी पूछा जा रहा है। तो उग्रपंथी जो है कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये नरमपंथी थे। तो उग्रपंथी में बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे और उधम सिंह थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे में से संबंध रखते थे और वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के वंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनके शिष्य बन गए और उन्होंने 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया और 97 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए चुने गए थे। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु थे, जो कि उग्रपंथी नहीं थे और इन्हीं के बातों से प्रेरित होकर के आंदोलन में कूद पड़े थे, गुरु बन गए थे, शिष्य बन गए थे। कौन? गांधी जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 37। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो कि MK गांधी के गुरु हैं। वर्ष 1905 में पूना में जो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि स्थापना की और जिसका उद्देश्य जो भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने जो है श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर और NM जोशी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए और MG सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके जो है प्रख्यात सदस्य थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे कि ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसकी किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। रजनी पाम क्या कहा जा रहा है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो रजनी पाम जो है दत्त ने जो है
वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, जरा हम लोग देख लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ही कहा होगा, हाँ उसी के बारे में कहा हुआ है। तो रजनी पाम दत्त ने जो बोला हुआ है कि यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो तो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता भी कराया। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। 40 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के जो है प्रभावाधीन आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो 1906 के बाद में आया, गर्मपंथियों के प्रभाव में। वर्ष 1906 के बाद जो है भारतीय राजनीति में जो है कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव पड़ा और गर्म दल का नेता जो है प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। और इन नेताओं ने स्वराज को जो है अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कब, तो 1906 के बाद जो है गर्मपंथियों के प्रभाव में आया ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, तो वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो ये तो शुरू किए थे, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने एक से अधिक यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया था। तो रैंड का हत्या भी किए थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, और दोषी भी बनाया गया इनको और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुआ। और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रैंड की हत्या इन्होंने ही किया है, कलेक्टर रैंड की हत्या। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो है कांग्रेस में गर्म दल से संबंधित था। तो गर्म दल से संबंधित यहाँ पे क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी या जेकी गोपाल कृष्ण गोखले या एस.एन. बनर्जी या अरविंद घोष। तो गर्म दल से संबंधित कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष जी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये गर्म दल के नेता थे अरविंद घोष। क्या कहा जा रहा है इनके बारे में देखेंगे। अरविंद घोष जो है कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और जो है वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। तो लाल बाल पाल कहा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा इन नेताओं को, लाल बाल पाल। तो 1893 से लेकर 94 ईस्वी में उन्होंने अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और अब पूर्णतः असफल रही और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से जो है स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो कौन बोला है कांग्रेस क्षय रोग से यानी टिब्बी रोग से मरने वाली है, तो अरविंद घोष ने ही कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में जो है छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। तो क्या करता है कि 1908 में पुलिस जब मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारता है तो 34 लोगों को गिरफ्तार करता है, उसमें अरविंद घोष भी थे और सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में, षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चलाया गया अलीपुर। और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया और कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। तो ध्यान रखिएगा, बाद में सन्यासी बन जाते हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट देंगे क्वेश्चन नंबर 43। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना, ये बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया, तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 ईस्वी में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में जो है राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला जो है 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में से जो है
निम्न में से किसको जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो निम्न में से किसको जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। ये नरम दल के नेता दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, एमजी रानाडे थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है नरम दल के नेता नहीं थे। उग्रवाद के 4 स्तंभों में यही ना बोले कि बाल गंगाधर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन 4 गो आदमी जो थे ये उग्रवाद के स्तंभ थे। और ये बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। तो अग्रदूत कभी जो है नरम दल हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना किया। कांग्रेस ने जो है अपने नीति दिया था अनुनय विनय, तो इसी नीति का आलोचना भी कर दिए। और तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि कौन बोला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा तिलक नहीं बोले थे। यदि हम वर्ष में जो है एक बार मेढक की टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जबकि एमजी रानाडे समाज सुधारक थे। एमजी रानाडे क्या थे? समाज सुधारक थे। और बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो उग्रवादी नेता थे। और वहीं ने अनुनय विनय नीति जो कांग्रेस का था उसको जो आलोचना किया और बोले कि हमें वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि एक बार कांग्रेस अधिवेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कांग्रेस के जो है नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग या राजवंधन आंदोलन या अनुकूल परिवघटन। चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है, अविधेयक। तो कांग्रेस के जो है नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन था। राजवामबद्ध आंदोलन था, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इस सारे बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को बोला जाता है शेर पंजाब। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेर पंजाब कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता और पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व करते थे। और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और परिणाम स्वरूप लालाजी को 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 1928 को मर जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत वीडी सावरकर ने जो है स्थापित किए थे। स्थापना वर्ष 1904 है इसका। और संस्थान कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में किया गया था और संस्थापक वीडी सावरकर है। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो है 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। तो ध्यान रखिए, गुप्त सभा को अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। कब? 1904 में। वहीं 1904 बन गया इसका। और संस्थान कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन? तो वीडी सावरकर अभिनव भारत के। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या, मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कब किया गया? 1908 में किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है कौन? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया तथा खुदीराम बोस ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी गया। तो खुदीराम बोस को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन ये प्रफुल्ल चाकी को जो है अपने से ही बेचारा आत्महत्या कर लिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी जो है समाचार पत्र कौन नहीं था? देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी आप पढ़ते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो भी जो है उस वक्त जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दिनमहर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला था। तो राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाला द हिंदू है, आज भी आता है द हिंदू, बंगाली, दिनमहर्ता ये सब था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, यंग इंडिया पत्रिका जो था क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया
तो यंग इंडिया जो पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया जो क्रांतिकारी से संबंध नहीं रखता था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में स्वर्ण सिंह भाकना जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने जो है गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और यह युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो यहाँ से जो है यंग इंडिया को छोड़ करके संध्या और गदर और युगांतर एक क्रांतिकारी से संबंधित था, समझे। लेकिन यंग इंडिया जो है एक क्रांतिकारी से संबंधित नहीं था, जिसका संपादन कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संध्या था, युगांतर था, गदर था, लेकिन यंग इंडिया नहीं था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो है विकल्पों में राष्ट्रवादी नेताओं, समाचार पत्रों, द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जो लगा वो 10 क्वेश्चन आपका बनेगा, देखेंगे। तो देखिए द हिंदू का जो है एक बार देख लीजिए, इसका फैक्ट ही देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। द हिंदू का जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर है, और केसरी का द हिंदू अब भी चलता है अखबार। जो दिल्ली में अभ्यर्थी बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग डेली पढ़ते हैं द हिंदू को। एडिटोरियल जो होता है उसका संपादकीय जो होता है उसको लोग डेली देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का एक संपादक था, यानी कि समाचार पत्र था, इसका संपादन करते थे। एक बार फिर से बोल देते हैं, द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे एक से अधिक यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा करके रहूंगा। किसने बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब होता है तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः जो है कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं रानी बेसेंट के प्रयासों ने जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला हुआ है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले हैं। कब बोले? तो लखनऊ अधिवेशन में बोले, 1916 में बोले थे। 153 को बनाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? वही बात किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला। कब बोला? तो 1916 में बोला, लखनऊ अधिवेशन में बोला था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, और यह समझौता लखनऊ समझौता कहलाता है। तो लखनऊ समझौता जो है उसमें तिलक के सहयोग से और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, जो कि लखनऊ समझौता कहलाता है, या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है इस समझौता को। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा 1916 से, ठीक है। 154 को बनाएंगे। 154 में क्या कहा जाएगा? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी जो मैडम भिका जी रुस्तम कामा को बोला गया। इसको ध्यान रखिए। मैडम कामा जो है का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। उसके माता पिता पारसी थे, जो कि सोराबजी प्रेम जी पटेल उनके पिताजी थे। उनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने, और बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों यूनियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई, और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जब हुआ तब उसमें जो है उन्होंने क्या कर दिया? उन्हें भारतीय संविधानता का झंडा सर्वप्रथम फहरा दिया। जहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। इसे भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत क्रांति की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 55 को बनाएंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। इसको ध्यान रखिएगा, जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। इसको ध्यान रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57।
लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के जो संस्थापक लंदन में कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। उन्होंने जो है इंडिया हाउस को भी स्थापना करता है, इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। और यहाँ के एक समाचार पत्र सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जनेवा चले गए। जब सरकारी तंत्र वहाँ उन पर टाइट होने लगा तो वहाँ कहाँ चले गए? पेरिस और जनेवा भी चले गए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 158। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दिया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में जो है स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद में जो बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग जो है विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159। क्या कहा जा रहा है कि लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया तो ये रद्द कर दिया, कब कर दिया गया? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर, तो ध्यान रखिएगा 1911 में आगमन होता है, तो उनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा किया गया और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इसे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन का किस वर्ष रद्द हुआ? जो किया था 1905 में, तो 1911 में रद्द हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। जो कांग्रेस द्वारा स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित हुआ था उसका यह उद्देश्य था कि स्वशासन सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी जो प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो चर्चा कब करते हैं? बनारस में, लेकिन 1906 में कलकत्ता में पारित हो जाता है और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में जो है विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर हुआ, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर हुआ और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर भी हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो है कांग्रेस की विभाजन प्रक्रिया शुरू होता है। इन सारे फैक्ट पर, यानी कि 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में जो है कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में जो है असफल होना था। नरमपंथियों को आम जनता के बीच काम नहीं किया और नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के जो अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे और वे यह जो है महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों में ने है जो उसकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया और नरमपंथी और गरमपंथी के सोच को और जो है अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत है। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष से ही नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सूरत का अधिवेशन 1907 में जब होता है तो वहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 62। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो यह बात जो है डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में जो है लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा जा रहा है कि किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यानी कि HRA का स्थापना किया गया। तो HRA की स्थापना कब किया गया? 1924 में किया गया।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 1924 में हुआ। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में जो है युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सदस्य कौन कौन को थे, इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सचिंदर सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे HRA के संस्थापक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सचिंदर सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। 64 देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। तो बंगाल विभाजन कब किया गया? 19 जुलाई 1905 में किया गया, जो कि 11 में रद्द हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में ही रखा गया था, तो 1903 में ही रखा गया, लेकिन जो है औपचारिक घोषणा 20 जुलाई कुछ सत्रों में जो 19 जुलाई भी कहा जाता है, तो 1905 को किया गया। इसका उद्देश्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दिया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन को जो है रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे जो है मृत्यु दंड दिया गया? कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल ढींगरा को दिया गया, भगत सिंह या उधम सिंह या मनम नाथ को दिया गया। तो किसको दिया गया था? तो उधम सिंह को दिया गया था। क्या उधम सिंह को दिया गया था मदन लाल ढींगरा को? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा। कर्जन वाइली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढींगरा ने किए थे। कर्जन वाइली की हत्या जो 1 जुलाई 1909 को लंदन में जो है मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्जन वाइली की हत्या कौन करते हैं? तो लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार के कर देते हैं। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। वाइली जो है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त था और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी भी दे दी गया, फांसी की सजा भी सुनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कर्जन वाइली की हत्या कौन करता है? मदन लाल ढींगरा करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा जा रहा है कि मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या है? तो मॉन्टेग्यू जो जेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना है। किसका? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना है। चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना है। क्या चीज़? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्या कहा जा रहा है कि इसमें कि तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना और यह अधिनियम तत्प्रांत में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1919 के तहत जो है प्रांत में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। यह रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा जा रहा है कि न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो है 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ साथ संपर्क से जो है बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इनका लेखक कौन था? न्यू लैंप फॉर ओल्ड का अरविंद घोष जी थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप ऑफ ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 168 में क्या कहा जा रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है रामप्रसाद बिस्मिल और असाफक उल्ला खां को दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल और असाफक उल्ला को दिया गया काकोरी डकैती कांड में फांसी की सजा। इसका फैक्ट है अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंदर सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया, यानी कि HRA का, और संसद द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड से के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी किया गया, जिसमें जो है रामप्रसाद बिस्मिल, असाफक उल्ला और रोशन लाल तथा राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी हुई और जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। अब कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक यानी कि HSRA, इसी को ध्यान रखिएगा।
तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के जो है संस्थापक कौन थे, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। आर्मी के संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का अस्तित्व कुछ समय बाद समाप्त हो गया। HRA का जो है अस्तित्व कुछ समय के बाद समाप्त हो गया, जब ये लोग कांड कर दिए तब। किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, विश्व शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई, जिसमें HRA का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो अब HRA के नाम बदल करके वहाँ HSRA रखा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यही पूछा जा रहा है कि संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे, तो भगत सिंह थे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं के तिल में है, कातिल में है। तो बिस्मिल ने लिखा था। उपयुक्त गजल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी ये, और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में पैदा हुए थे। तो ये बिहार के रहने वाले थे और यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शबाह में छपी हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये उर्दू में लिखा हुआ था, जो कि बिहार के ही रहने वाले शायद। ये 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गाँव है पड़ता है, वहाँ पैदा होते हैं, जो कि गज़ल उर्दू में लिखा हुआ था और 1922 ईस्वी में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपा था लेख। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। प्रसिद्ध गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता कौन है बताइए। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 172 में क्या कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्या हो जाएगा, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद की रचना जो है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने किया, और किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में भगत सिंह ने दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इनकलाब जिंदाबाद की रचना अगर पूछ दे तो मोहम्मद इकबाल, और नारा कौन दिया, तो भगत सिंह। तो बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसको एकदम याद रखिएगा। तो इस नारे को जो रूप में प्रयोग कौन किया, तो भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन रचना कौन करता है, तो मोहम्मद इकबाल करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य जो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त यानी कि HSRA के जो सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा कब हुआ, तो 23 मार्च 1931। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकी फांसी के समय समाचार से जो है संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। सरकार के विरोध में जो असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो उस समय भगत सिंह की उम्र जो है 21 साल से जो है थोड़ा ज़्यादा था, 21 साल की ही उम्र था भगत सिंह का। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे जिनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि अनुसूलीन समिति के सदस्य थी, सीमित अनुसूलीन समिति थी। तो अनुसूलीन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। अनुसूलीन जो है समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इसका, कुछ इसका फैक्ट दिए रखा है अनुसूलीन समिति से, इसको देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि
अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902 में, ढाका में जो 1906 में। तो मिदनापुर में स्थापना कौन करते हैं? तो ज्ञानेंद्र दास बसु करते हैं। और ढाका में 1906 में पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित थे। और कलकत्ता में मार्च 1902 में होता है, और 2 में जो है 2 बार होता है। एक बार जो सतीश चंद्र बसु एक गुट को जाते हैं बंदोपाध्याय पुस्तक के अनुसार, और दूसरा प्रथम नाथ मित्र जो है अध्यक्ष थे, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतीन इसको बोला जाता है, और तीसरा बारिंदर कुमार घोष। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कलकत्ता में 1902 में नोट क्या कहा जा रहा है कि 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में जो कुछ युवकों द्वारा आत्म उन्नति समिति का गठन किया गया, और बारिंदर घोष एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में 1906 में जुगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन होता है। और हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ भी थे हेमचंद्र कानून को। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 76। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना कौन करते हैं? तो सचिंदर सन्याल करते हैं। कौन करते हैं? सचिंदर नाथ सन्याल करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंदर सन्याल ने किया। और अनुशीलन समिति क्रांतिकारी एक संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है। संगठन क्या था? तो क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में खोला गया पटना में सचिंदर सन्याल के नेतृत्व में। 77 देखेंगे। चीटगांव सशस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। तो ये चीटगांव जो सशस्त्र छापेमारी की योजना बनाया गया था, ये सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। चटगांव सशस्त्र के धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन, मास्टर दा इसको बोला जाता था सूर्यसेन को, ध्यान रखिएगा। सूर्यसेन ने जो है चटगांव सशस्त्र धावे को जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने जो है आयोजित किया था। और सूर्यसेन ने बंगाल में जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना किया हुआ है बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, IRA की स्थापना कौन किया हुआ है? तो सूर्यसेन का है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके सदस्यों में जो है अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदर और गणेश घोष और कल्पना दत्त, आनंद गुप्त था टेगरा बल प्रमुख थे। और 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA यानी कि IRA के पूरा नाम है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी घोषणा किया। और IRA के सदस्यों के चटगांव सशस्त्र पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। और 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जो है मुकदमा चला, और 12 फरवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 78। चटगांव सशस्त्रगार धावे से कौन संबंधित है? तो वही बात, कौन संबंधित है? तो अभिनव देखिए चटगांव से कौन? सूर्यसेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहा जा रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष करते हैं। और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। किसमें? तो वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत कौन देता है? तो अरविंद घोष जी देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 80। गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1917 में क्या? 1913 में होता है। कब होता है? 1913 में होता है लाला हरदयाल के द्वारा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे जो है इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला और रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और जो है अब्दुल्ला रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सरभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होता? तो 1913 में होता है। किसके द्वारा किया जाता था? एग्जाम लाला हरदयाल के द्वारा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट संस्था बनाता है। जो बाद में संस्था क्या करता है? एक अखबार छापता है, गदर नामक एक अखबार, जो एक बाद में जो अखबार के नाम वाला ही एक पार्टी बन जाता है, गदर पार्टी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81।
गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। इसका फैक्ट देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से जो है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए और 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने जो है भारतीय राष्ट्रीय को प्रहरियों को झकझोरा और उन्हें उद्वेलित किया। और उस समय धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत में के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर जो है कई तरह के फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में तो गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकनायक तिलक, एनी बेसेंट एवं अन्य जो है स्वदेशी संगठनों ने इस मौके पर लाभ उठाया और क्रांतिकारियों ने जो है सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। आगे कहा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था और इसमें अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा? इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। 1906 में जो है भारतीय राजनीति में जो है कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ और 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाल बाल पाल इनको बोला जाता है। इन नेताओं ने जो है स्वराज प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। स्वराज जो है आम जनता के लिए होना, स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया? तो सी राजगोपालाचारी ने किया। क्या बोला सी राजगोपालाचारी ने? कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्गों के लिए नहीं। तो कौन बात बोला? तो सी राजगोपालाचारी ने बोला। सी राजगोपालाचारी के मान्यता थी कि स्वराज जन समान हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अविभाजित वर्ग के लिए होना चाहिए। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 86। क्या कहा जा रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो इंडिया फॉर इंडियंस एक किताब जो है CR दास के द्वारा लिखा गया था, यानी चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। क्या इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो CR दास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि इसका फैक्ट ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो था इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास यानी कि CR दास थे। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्या कहा जा रहा है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी जो है इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। अनहैप्पी इंडिया लेखक लाला लाजपत राय है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट का क्या है? कॉमनवेल है। तथा न्यू इंडिया पत्रों का जो है संपादन किया है, एनी बेसेंट ने किया। लेकिन यहाँ पे अनहैप्पी का पूछ रहा है, तो अनहैप्पी का कौन? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया और वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने की संभावित विभाजन फिलहाल टल गया और दादा भाई नौरोजी को जो है लगभग सभी राष्ट्रवादी का एक सच्चा देशभक्त मानते थे। सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। किसको? दादा भाई नौरोजी को। और राजनैतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज में बहुत लाभ हुआ, भारत में जो अंग्रेजी राज्यों से बहुत लाभ हुआ और वह जो है इस साहचर के सादा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मांग करने का काम किया था, स्वराज की मांग रखा था। इस चीज को ध्यान रखिए। कब? तो 1906 में। नेक्स्ट देखेंगे 189। क्या कहा जा रहा है कि
निम्नलिखित में से किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करता है? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल के एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। ऐसी विचार के अनुरूप ढाका में जो है संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन जो है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति की अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किया और 56 जो सदस्य थे अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहन सिंह उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लखनऊ में जो है मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां ने इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां को क्या बनाया गया? तो इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो लखनऊ में बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन विकल्पों में तीनों नामों के रहने से इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता जो इस प्रकार रहेगा: सलीम उल्लाह खां, आगा खां और इसके बाद मोहसिन उल मुल्क। लेकिन जो है प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब अगर तीन को नाम दे दिया सलीमुल्लाह खां और आगा खां और मोहसिन उल मुल्क तो वरीयता के अनुसार इसको चुनना है। लेकिन इसमें जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह खां। इस चीज को ध्यान रखना है। 90 को देखेंगे। 90 में क्या कहा जा रहा है कि 1906 में मिंटो से जो है शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने जो प्रार्थना किया। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया मुसलमानों के लिए। कब? तो 1906 में। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। लॉर्ड मिंटो से जो है शिमला में मिलते हैं और शिष्टमंडल ने जो प्रांतीय केंद्रीय व स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की और इस मांग के जवाब में मिंटो ने जो है मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। 1906 में मिंटो से जो है शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना कौन किया? निर्वाचक वर्ग ने किया। नेक्स्ट देखेंगे 91 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो था कौन? 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें जो है मिंटो मार्लो सुधार जो 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया और इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी करना था। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। क्या चीज़? कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? यहाँ पूछ रहा है कि नहीं था स्थापना में, तो ध्यान रखिएगा। टीएस ऑलकॉट का नहीं था लेकिन एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक का था और सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन टीएस ऑलकॉट का नहीं था। टीएस ऑलकॉट होम रूल से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। कौन? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है टीएस ऑलकॉट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। तिलक अप्रैल में करते हैं और एनी बेसेंट 1916 में करती है। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल आंदोलन की स्थापना के संबंध थे। तो अय्यर जो थे ए सुब्रमण्यम अय्यर ये सहयोगी थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 93 में क्या कहा जा रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल जो है समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में वहाँ पे ये लोग जो है राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर जो है कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिका रहा। उनके समर्थकों ने लखनऊ कांग्रेस
लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसके कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया, कुछ ने होम रूल स्पेशल का। अरुंडेल ने जो है लीग के हर सदस्य से कहा था कि लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। कौन बोला हुआ है? अरुंडेल बोला हुआ है। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई और तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया था। तो इस सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 94, क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की जो है नियुक्ति कब करता है? तो ये 1917 में करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया गया? तो 1917 में किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से जो है संबंधित था। क्या चीज़ से? सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। वर्ष 1904 के जो है विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया गया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। कब? तो 1917 में। नेक्स्ट देखेंगे 95 में क्या कहा जा रहा है कि होम रूल जो है आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ नहीं। क्या कहा जा रहा है? जो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्या रखा था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसी को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है यह द्योतक है। किसका द्योतक है? तो होम रूल आंदोलन जो है स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का द्योतक था। किस लिए? देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखने का काम किया था। आइए इसका फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट में क्या कहा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में जो है स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में था और या था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसे था। तो इस बारे सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96 को बनाइए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात जब हुआ तो इसको रूप में जो कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। कौन होता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लेता है। कर्जन बंगाल विभाजन का निर्णय लेता है और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, ध्यान रखिएगा कब लागू होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। तो उस दिन से शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया और यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के जो है शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया। तो टैगोर ने जो है शांति निकेतन के तर्ज पर ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बहुत कम समय में पूरे देश में जो अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपनी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किया। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए और 1920 में नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को एक प्रस्ताव को पेश करने वाला कौन व्यक्ति था? तो CR दास था। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। क्या कहा जा रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल जी थे। कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली काल में जो है प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। इनकी जो है बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। तो देख लीजिए प्यारेलाल की जो है
बहन जो था डॉक्टर सुशीला अय्यर, गांधी जी की निजी चिकित्सक मतलब डॉक्टर भी था, और प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन रहे हैं? तो प्यारेलाल, और उनकी बहन का नाम क्या है? तो सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी का चिकित्सक भी रही है, डॉक्टर सुशीला अय्यर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी निम्न में से जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं, कब 1915 में लौटते हैं, तो गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी से लखनऊ में भेंट किए। कौन? राजकुमार शुक्ल जो है कहाँ भेंट करते हैं? तो लखनऊ में भेंट करते हैं, और उनसे जो है चंपारण आने का आग्रह करते हैं। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने जो चंपारण के किसानों के एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पत्ती के भी नाम से जाना जाता था। गोरे बागान जो क्या करते थे कि मालिकों ने जो है किसानों की मजबूरी का फायदा उठा करके उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों को जो कि दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया, जिसे जो है किसान इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में जो है गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो गांधी जी ने जो है श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। कहाँ से? श्यामल दास कॉलेज कहाँ है? भावनगर, वहां से पढ़ाई किए थे। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त किया। हाई स्कूल कहाँ से पढ़े हैं? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास जो है आर्ट कॉलेज में है अपना नामांकन कराया। कहाँ? श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की भी डिग्री प्राप्त किया। किसने? तो लंदन से। क्वेश्चन नंबर 200 देखेंगे आज का, जो कि लास्ट होगा। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो कौन सा आंदोलन था? तो चंपारण आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लास्ट पार्ट होगा जो कि अब समाप्त हो जाएगा आधुनिक भारत का। तो ध्यान रखिएगा, एक और वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।